Good morning, students. Today we will read the book English Reader, the story The God of River. So, do one thing, pick a pencil and your English Reader book and keep underlining the hard word. The tough words whose meaning you are unable to understand, just underline that words. और मैं बीच बीच में आप लोगों को बताती भी रहूँगी जो टफ वर्ड्स हैं. यू मस्ट अंडरलाइन दैट एंड लेटर राइट दिस इन योर कॉपी ऑल्सो. ठीक है, मैं भी एक्सप्लेन कर दूँगी. इसके बाद आज मैं सिर्फ इसका पेज नंबर 33 पढ़ाऊँगी. टुमारो आई विल टेल पेज नंबर 34. तो पेज नंबर 33 के मेरे पढ़ाने के बाद आप लोग मुझे हार्ड वर्ड्स लिख के दिखाएंगे कॉपी पे. So just pick the pencil and your English Reader book and start reading with me. I will explain you the story also and keep underlining the tough words which I suggest you. Okay. So the first line is, once there was a small village called Dhampur. Once, underline this word. Once का मतलब हो रहा है एक बार एक छोटा सा विलेज था जिसका नाम था धामपुर. किशन, a farmer, lived with his family in a small cottage in the village. कॉटेज मीन्स जो छोटे छोटे घर कुटिया जैसे रहते हैं ना, उनको बोलते हैं कॉटेज. आप लोगों ने अक्सर गांव में देखा होगा, बहुत छोटे से घर बने रहते हैं जिनके ऊपर सीमेंट वगैरह से नहीं बने रहते हैं. वो ऐसे छत छाई गई रहती है और वैसे बनाया गया रहता है. वो पक्के घर नहीं रहते, जो कच्चे घर रहते हैं उनको बोलते हैं कॉटेज. तो एक फार्मर था जिसका नाम था किशन. वो अपनी फैमिली के साथ एक छोटे से घर में विलेज में रहता था. ही हैड अ सन रमेश. कॉटेज वर्ड को अंडरलाइन कर लीजिएगा. ही हैड अ सन रमेश. रमेश वॉज 11 ईयर्स ओल्ड. उसका एक बेटा था जिसका नाम था रमेश. एंड ही वॉज हाउ मच ईयर्स ओल्ड? 11. Kishan went to the fields for farming. See, here is the word fields. Underline this word. Fields का मतलब होता है जो जगह रहती है जहाँ पे आप किसानी करते हैं या फिर जहाँ पे आप खेती करते हैं, उस जगह को बोलते हैं fields, जहाँ पे आप फसल लगाते हैं. ठीक, फील्ड मतलब एक बड़ा एरिया और फील्ड्स मतलब वो जगह जहाँ पे आप फसल लगाते हैं, जहाँ पे खेती होती है, उस एरिया को बोलते हैं फील्ड्स. सो ही वेंट टू द फील्ड्स फॉर फार्मिंग. फार्मिंग मतलब खेती करना. अंडरलाइन दिस वर्ड ऑल्सो. एंड रमेश वेंट टू स्कूल नियर द विलेज. तो जो किशन था वो क्या करता था, वो फार्मिंग करने के लिए फील्ड्स पे जाता था. एंड रमेश ही वेंट टू स्कूल नियर द विलेज. वो विलेज के पास एक स्कूल में जाता था. वेन एवर, अंडरलाइन दिस वर्ड वेन एवर. वेन एवर का मतलब जब भी. वेन एवर रमेश मदर, यहाँ पे देखिए रमेश के बाद एक ऐसे ऊपर लाइन, छोटी सी लाइन लगा के उसके बाद एस लिखा है. इसको बोलते हैं एपेस्ट्रॉफी एस. ओके, एपेस्ट्रॉफी एस. जब भी हम किसी, जैसे हम बोलें कि ये राम की टी शर्ट है, अगर हम बोलें ये नेहा की फ्रॉक है, या ये सुनीता की स्लीपर है, तो जब भी हमें वर्ड बोलते हैं की, का, इसको शो करने के लिए किसी भी नाम के लास्ट में एस ऐसे लगाते हैं. ओके, और जब भी ये एस लगाएंगे ऊपर एक छोटा सा कॉमा लगाएंगे. इस एस को बोलते हैं एपेस्ट्रॉफी एस. और ये हमारा पजेसिव प्रोनाउन को शो करता है. ओके, ये हमारा पजेसिवनेस को शो करता है जब भी हम ऐसे करके लिखेंगे तब. अब आगे बढ़ते हैं. वेन एवर रमेश मदर क्लीन द हाउस, मतलब रमेश की मदर जब भी क्लीन करती थी हाउस को, शी टोल्ड हिम टू कलेक्ट द गार्बेज एंड थ्रो इट अवे. वो उसे क्या कहती थी कि कलेक्ट द गार्बेज. गार्बेज मीन्स, गार्बेज को अंडरलाइन कीजिए. गार्बेज मीन्स जितना कूड़ा करकट रहता है उसको बोलते हैं गार्बेज. कलेक्ट मतलब इकट्ठा करना. सो यू कैन अंडरलाइन द कलेक्ट एंड गार्बेज बोथ वर्ड्स.
ही टोल्ड हिम टू कलेक्ट द गार्बेज एंड थ्रो इट अवे. थ्रो इट अवे मतलब दूर फेंक देना. अंडरलाइन दिस आल्सो. थ्रो मतलब फेंकना, इट मतलब यह, अवे मतलब दूर. ही कलेक्टेड द गार्बेज एंड थ्रीव इट इनटू द रिवर. उसने क्या किया, उसने पूरी गार्बेज को कलेक्ट किया एंड देन थ्रीव इट अवे. उसको थ्रो की थर्ड फॉर्म होती है थ्री, मतलब कि उसने उसको फेंक दिया. इट इनटू द रिवर डेट फ्लोड नियर देयर कॉटेज. कहाँ फेंक दिया उसने, रिवर में. वो रिवर कहाँ फ्लोड होती थी, फ्लोड मीन्स बहना. तो वो अंडरलाइन दिस वर्ड फ्लोड, दैट फ्लोड नियर देयर कॉटेज. जो उनके घर का जो था, जो कच्चा घर था, उसके पास जो एक छोटी सी नदी बहती थी, उसी में उन्होंने क्या किया, उठा के सारे के सारे गार्बेज को ही जस्ट थ्रू इट अवे. ही दिस वॉज हिज डेली रूटीन. ये उसका डेली का काम था कि वो डेली ऐसा करता था. अंडरलाइन दिस थिंग. डेली मीन्स रोज, रूटीन मतलब जो दैनिक काम आप करते हैं उसको बोलते हैं रूटीन. मैनी अदर फैमिली ऑल्सो डिड द सेम. और भी कई फैमिलियाँ यही करते थे. देखो यहाँ पे लिखा है फैमिलीज. फैमिलीज इज वॉट, फैमिलीज इज द प्लूरल नाउन ऑफ फैमिली. ठीक. अब यहाँ पे एक बात और देखिए, वेन एवर यू राइट द वर्ड फैमिली, लास्ट में क्या आता है, LY. तो रूल क्या था कि अगर Y के पहले कोई भी कॉन्सोनेंट आएगा तो जब भी हम उसका प्लूरल बनाएंगे तो क्या करेंगे, Y को रिमूव करके IES ऐड कर देंगे. इसीलिए फैमिली का प्लूरल फॉर्म यहाँ पे लिखा गया है फैमिलीज. मैनी अदर फैमिलीज ऑल्सो डिड द सेम. और भी कई फैमिलियाँ यही काम करती थी. द प्लेस वेयर पीपल थ्रीव द गार्बेज बिकम वेरी डर्टी एंड स्मेली. वो जिस जगह पे उस गार्बेज को फेंकते रहते थे वहाँ पे क्या हुआ, दैट्स बिकम वेरी डर्टी, बहुत गंदा और स्मेली. स्मेली मतलब कि उस जगह से बहुत ज़्यादा फाउल स्मेल आने लग गई, बहुत ख़राब स्मेल आने लग गई. बट नो बडी बॉदर्ड. अंडरलाइन दिस वर्ड बॉदर्ड. बॉदर्ड मतलब किसी ने कोई भी परेशानी नहीं उठाई कि वो उसको साफ करे. मतलब कि कोई भी इस काम को करने नहीं गया, किसी ने उसकी परवाह नहीं की. सो नो बडी बॉदर्ड. One day, when Ramesh was about to throw the garbage, he saw someone wearing a golden crown come out of the river. एक दिन जब रमेश उस गार्बेज को फेंकने ही जा रहा था, देयर इज द वर्ड अबाउट टू थ्रो द गार्बेज. अबाउट टू जब भी हम जोड़ते हैं इसका मतलब है वो करने जा रहा था. जैसे कि मैं बोलूँ कि I was about to purchase a new purse. मैं एक नया पर्स खरीदने वाली थी. ठीक. about to मतलब वाली थी, वाला था, इस तरह से बोलते हैं. जैसे कि they were about to play football but they played badminton. वो लोग फुटबॉल खेलने वाले थे बट वो लोग बैडमिंटन खेल लिए. तो about to means वाला या वाली होना. तो when the Ramesh was about to throw the garbage, जब वो उस गार्बेज को बस फेंकने वाला था, he saw someone wearing a golden crown. crown मतलब जो सर का मुकुट होता है उसको बोलते हैं crown. So he was wearing a golden crown come out of the river. come out मतलब बाहर आना. Underline this thing also. तो come out of the river, तब तक उसने देखा कि एक आदमी जिसके सर पे गोल्डन क्राउन था वो उस रिवर के बाहर आ रहा था. He was tall and fair and held a golden pot. वो लंबा सा था, खूबसूरत था. tall and fair मतलब लंबा खूबसूरत. and held a golden pot. golden pot मतलब सुनहरा एक कलश उसने अपने हाथों में लिया हुआ था. full of water जो कि पानी से पूरा भरा हुआ था. in his hand. but he looked very sad. लेकिन वो बहुत दुखी दिख रहा था. रमेश felt scared. scared मतलब डरा हुआ. He felt scared, but he soon took courage. Underline this word courage. Courage means ताकत. But he soon took all the courage and asked the person who he was and why he was so sad. तो क्या हुआ, जैसे ही कि वो आदमी बाहर निकला जो कि बहुत टॉल फेयर था और जिसके हाथ में गोल्डन पॉट था जो कि पूरा पानी से भरा हुआ था, लेकिन वो बहुत दुखी दिखाई दे रहा था.
तो रमेश फेल्ट स्केयर्ड, मतलब कि बहुत ज़्यादा डर गया, बट लेकिन तुरंत उसने थोड़ी सी हिम्मत बटोरी और उससे पूछा कि वो कौन है और वो क्यों इतना दुखी है। द पर्सन सेड स्लोवली, स्लोवली मतलब उसने बहुत धीमे स्वर में बोला, आई एम द गॉड ऑफ वाटर। उसने कहा कि मैं पानी का देवता हूँ। आई हैव बिन लिविंग इन दिस रिवर फॉर मैनी ईयर्स। मैं बहुत सालों से मैं इस रिवर में रह रहा हूँ। आई एम सैड बिकॉज यू आर ऑलवेज थ्रोइंग गार्बेज इन टू माई वाटर एंड पॉल्यूटिंग इट। पॉल्यूटिंग को अंडरलाइन कीजिए, पॉल्यूट करना मतलब गंदा करना। जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स ने हमारी अर्थ को बहुत ज़्यादा पोल्यूट कर दिया है। जब आप एयर देखिए, इससे कितना एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन हो गया है ना। ये सारी जो इम्प्योरिटी जाती है सब पोल्यूट करती है। तो उसने कहा कि मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि तुम हमेशा यहाँ पे गार्बेज थ्रो कर देते हो और वाटर को पोल्यूट मतलब कि गंदा कर देते हो। दिस रिवर हैज़ नाउ बिकम वेरी डर्टी। अब ये रिवर बहुत डर्टी हो गई है। What do you mean by polluting water? asked रमेश। रमेश ने पूछा, asked मतलब पूछना। तो रमेश ने पूछा, What do you mean by polluting water? तुम्हारा polluting water कहने का क्या मतलब है? रमेश ने ये पूछा। तो आपने ये स्टोरी का पेज नंबर 33 तक आज पढ़ लिया, ठीक है। अब आप लोग जितने भी मैंने आपको अंडरलाइन वर्ड्स बोले हैं, इनको एक कॉपी पे, अपनी जो कॉपी है इंग्लिश की, उसमें ये हेडिंग ऊपर पहले डालिएगा, द गॉड ऑफ वाटर। उसके बाद 1 2 3 करके जो मैंने हार्ड वर्ड्स आपको अंडरलाइन कराए उन हार्ड वर्ड्स को, इसके अलावा भी अगर कोई आपको टफ वर्ड लगे तो राइट दैट वर्ड एंड देन आस्क मी। ओके, सो आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स में फास्ट।